चलिए बच्चों शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जिसका नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग बोलता है, कोई सेगमेंटल रिपोर्टिंग बोलता है। बेसिकली अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ एक कंपनी का जो बहुत ही, अगर आप बोलो तो इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है, तो वो है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। अब इंडियन टोबैको कंपनी होटल इंडस्ट्री में भी है, करेक्ट। वो सिगार्स भी बनाती है, सिगरेट्स भी बनाती है, टोबैको बनाती है। दूसरा बिजनेस हो गया इसका। तीसरा इसके होटल्स भी है। चौथा ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, लाइक विवेल साबुन शैम्पूज बनाती है। इसके अलावा इनके खाने के आइटम्स भी है आईटीसी के। इसके अलावा आईटीसी पेन भी बनाती है, स्टेशनरी बनाती है, किताबें भी बनाती है। तो ये 5 मोटा मोटी हमने सेगमेंट देखे जिसमें आईटीसी डील करती है। इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी जो अलग अलग इसके अंदर डील करती है। अब जो भी यूजर्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो देखेगा कि भैया कंपनी का जो सेल्स है ना, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि कंपनी इतना बाइफर्केशन क्यों करती है। कंपनी इतना बाइफर्केशन इसलिए करती है कि कभी भी अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर, कि भैया अगर टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हो, जैसे भी कोविड की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री टोटली ठप हो चुकी है, कोई घूमने नहीं जा रहा, कोई होटल बुकिंग नहीं कर रहा, तो ऐसे टाइम पे हमारा सेल एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से तो डाउन हो जाएगा। बट उसी टाइम पे लोग घर में बैठे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें, जो एफएमसीजी चीज़ें हैं, साबुन शैम्पू खाने के आइटम्स पेन पेंसिल, ये तो चलेंगे, करेक्ट। इसीलिए इसीलिए कंपनी क्या करती है, डाइवर्सिफाई करती है। कंपनी जितना डाइवर्सिफाई करेगी उतना कंपनी का रिस्क कम होएगा, क्योंकि भैया अगर एक सेगमेंट गिरेगा तो दूसरा सेगमेंट बढ़ेगा, तो क्या कर देगा, दोनों को बैलेंस कर लेगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, अलग अलग सेगमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। अब अकाउंट्स हमको क्या बोलता है, अकाउंट्स हमको बोलता है कि भैया आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे, पीएनएल के अंदर भैया आप अपना टोटल सेल्स लिखोगे, वो सेल्स आपका होटल इंडस्ट्री भी आएगा, टेक्सटाइल से भी आएगा, पेन से भी आएगा, पेपर से भी आएगा, होटल से भी आएगा, टोबैको से भी आएगा, किसी से भी आ सकता है। बट भैया यूजर्स को डिसीजन लेने के लिए, ये देखने के लिए देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर कोई बिजनेस काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे होटल इंडस्ट्री काम नहीं कर रहा है, बट अगर ये बहुत टाइम तक काम नहीं कर रहा तो कंपनी को डिसीजन लेना पड़ेगा, यूजर को डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया अब इससे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, कि अब इंडिया में टूरिज्म नहीं बचा हुआ है, टूरिज्म से मूव ऑन करना चाहिए। तो ये सब डिसीजन के लिए सेगमेंटल रिपोर्टिंग जरूरी हो जाता है। तो मतलब क्या आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस को जो पीएनएल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे। कंबाइन रिजल्ट सेम रहेगा, लेकिन आप क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बाइफरकेट कर दोगे, करेक्ट। तो आइए पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। एन एंटरप्राइज में हैव मेनी सेगमेंट बेस्ड ऑन सर्विसेज, लोकेशन, गोडाउन। सर्विसेज बोले तो बिजनेस वाइज, एक हो गया मेरा टोबैको बिजनेस, एक हो गया मेरा होटल बिजनेस, एक हो गया मेरा टूरिज्म बिजनेस, एक हो गया मेरा क्लासमेट का जो सेगमेंट है मेरा पेन पेपर स्टेशनरी, एक हो गया मेरा फास्ट फूड, एक हो गया मेरा एफएमसीजी। ये अलग अलग मेरे बिजनेस वाइज मेरे सेगमेंट हो सकते हैं, या लोकेशन वाइज भी हो सकता है, लोकेशन वाइज भी हो सकता है। लोकेशन भैया इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट सेल, इंडिया में भी 4 डिवीजन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अलग अलग बिजनेस लोकेशन वाइज भी मैं मेरा सेगमेंट बता सकता हूँ। ये अगेन पहले से ऊपर सर्विस था, अगर मैं गुड्स में डील करूँ तो गुड्स वाइज भी मेरा बिजनेस सेगमेंट हो सकता है। फॉर डाइवर्सिफाइड रिस्क एंड रिटर्न एंड फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। तो भैया हम क्या कर सकते हैं, हमारी रिस्क को कम करने के लिए और रिटर्न को बढ़ाने के लिए हम हमारे कंपनी का पैसा अलग अलग यूनिट में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो हमको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना पड़ेगा, एक फाइनेंशियल तो टोटल इन हाउस बनेगा, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ेगा जिसके अंदर पर्टिकुलर्स, रिपोर्ट 1, रिपोर्टेबल सेगमेंट 1, रिपोर्टेबल सेगमेंट 2, रिपोर्टेबल सेगमेंट 3 और अमाउंट। फॉर एग्जांपल सेल्स तो भैया होटल इंडस्ट्री से कितना सेल हुआ वो इधर आ जाएगा, उसके बाद आपका टोबैको से कितना सेल हुआ वो इधर आ जाएगा, आपका एफएमजीजी सेक्टर से कितना होगा वो इधर आएगा, और सबको अगर आप प्लस करेंगे तो वो टोटल इधर आ जाएगा, करेक्ट। इस हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे कि हम हमारे कौन से सेगमेंट है जिनका हमको रिपोर्ट करना है। प्रिपेयर सेगमेंट वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेगमेंट वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाया जाएगा। एंड अनेबल बेटर डिसीजन मेकिंग, अच्छे से हम लोग डिसीजंस ले पाएंगे। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो बेस्ड आएगा 3 चीज़ों पे। एक तो की असेट्स,
एक रहेगा आपका रिजल्ट्स और एक रहेगा आपका टर्नओवर। 3 तरीके से आप अपने रिपोर्टेबल सेगमेंट बता सकते हो। सबसे पहले असेट, सेकेंड रिपोर्ट रिजल्ट्स एंड थर्ड इज टर्नओवर। सबसे पहले असेट्स। इस सेगमेंट असेट्स आर 10% और मोर ऑफ द टोटल असेट, यानी मेरी टोटल कंपनी आईटीसी की टोटल कंपनी के असेट अगर 100 करोड़ है, जिसमें से अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सेगमेंट एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है, वो इस तरीके से मालूम पड़ेगा भैया कि भैया अगर आपके टोटल असेट का 10% एक पर्टिकुलर सेगमेंट में है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया। क्या बोला मैंने, वापस बता रहा हूँ, अगर आपके टोटल असेट का 10% असेट किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे दिया हुआ तो अब वो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट बन चुका है। भैया असेट में सब चीज़ आती है क्या? नहीं, देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है डज नॉट इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ है, पहली बार बच्चे छोड़ के चले गए थे। डज नॉट इंक्लूड टैक्स रिलेटेड आइटम्स। तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जिसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बहुत ही प्यारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो एक बात बस अभी इस स्टैंडर्ड के लिए याद रखना, डेफर्ड टैक्स क्या होगा आपको 1-2 लेक्चर में मालूम पड़ जाएगा, बट इसके लिखना, अगर आपको डेफर्ड टैक्स असेट आया तो टोटल असेट में से वो वैल्यू आपको माइनस कर देनी है, उसके बाद जो वैल्यू बची उसका अगर 10% आपका असेट है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया। अब बात करते हैं भैया अगर असेट 10% से कम है तो आप रिजल्ट्स को देख सकते हो, रिजल्ट्स को। करेक्ट, मेरा टोटल जो मेरा प्रॉफिट है, रिजल्ट बोले तो मेरा प्रॉफिट, टोटल मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का 10% जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट का 10% जो प्रॉफिट है अगर वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट से आ रहा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन चुका है, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन चुका है। अब पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है जिसके 5 सेगमेंट है। कितने सेगमेंट है? 5 सेगमेंट है, ध्यान से सुनना। पहले 3 सेगमेंट में प्रॉफिट है, पहले 3 सेगमेंट में प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का है? 10 का, 40 का और 100 का। फर्स्ट सेगमेंट में 10 करोड़ का प्रॉफिट है, सेकंड सेगमेंट में 40 करोड़ का प्रॉफिट है, थर्ड सेगमेंट में 100 करोड़ का प्रॉफिट है। समझ में आया बच्चों? 10, 40 और 100 3 सेगमेंट में ऐसा प्रॉफिट है। बचे हुए जो सेगमेंट है उसमें लॉस है, बचे हुए जो सेगमेंट है उसमें लॉस है। एक में 20 का लॉस है और एक में 50 का लॉस है, एक में 20 का लॉस है और एक में 50 का लॉस है। तब आप बोलेंगे भैया, 10 प्लस पहला सेगमेंट का 10 का प्रॉफिट प्लस सेकंड सेगमेंट का 40 का प्रॉफिट, टोटल कितना हो गया? 50 प्रॉफिट, प्लस थर्ड सेगमेंट का 100 का प्रॉफिट, टोटल कितना हो गया? 150 का प्रॉफिट। माइनस भैया पहले चौथे सेगमेंट में लॉस है 20 का और दूसरे सेगमेंट में लॉस है 50 का, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 70 का। तो 150 में से 70 लेस कर दिया तो कितना बचा भैया? 80 हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। 80 का 10%, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट है उसका एक ग्रुप बनाना है और जो लॉस वाले सेगमेंट है उसका दूसरा ग्रुप बनाना है। तो प्रॉफिटेबल सेगमेंट कौन से हो गए? ABC 1 2 3 ये हो गया एक ग्रुप और 4 5 ये हो गया दूसरा ग्रुप। अगर पहले 3 ग्रुप का अगर आप देखेंगे तो पहले ग्रुप में 10 का प्रॉफिट, दूसरे में 40, टोटल 50 हुआ, प्लस 100 150 का 10% कितना हुआ? 15। अगर आपका रिजल्ट 15, आपका प्रॉफिट जो है 1 2 3 का प्रॉफिट अगर 15 से ऊपर है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया, 15 से नीचे तो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। सेम है लॉस में, हमारे 2 यूनिट लॉस के 20 प्लस 50 टोटल कितना हुआ? 70। तो अगर 70 का 10% 7 से ज़्यादा अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर इसमें लॉस है तो वो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट बन चुका है। इफ सेगमेंट रिजल्ट आर 10% और मोर ऑफ द टोटल एंटरप्राइज रिजल्ट, डू नॉट कंसिडर नेट प्रॉफिट और लॉस, डू नॉट कंसिडर नेट प्रॉफिट और लॉस। फाइंड आउट टोटल ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिटेबल सेगमेंट एंड टोटल लॉस फ्रॉम लॉस ऑफ सेगमेंट्स इंडिविजुअली, whichever is high is considered for calculation of 10%। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉस देखना पड़ेगा कितना है, आपको प्रॉफिट देखना कितना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट है उसका 10% या जो लॉस है उसका 10%, ये आपको देखना पड़ेगा। आगे टर्नओवर, भैया हम प्रॉफिट में नहीं बैठ रहे, हम असेट में नहीं बैठ रहे, तो टर्नओवर देख लो। अगर आपका टर्नओवर 10% या उससे ज़्यादा है ऑफ द टोटल टर्नओवर तो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया है, तो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया है। टर्नओवर इंक्लूड्स इंटरनल ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, मेरे 3, जैसे मेरे होटल इंडस्ट्री है और मेरा ही FMCG है, जैसे मैं विवेल बनाता हूँ और मेरे यहाँ पे होटल इंडस्ट्री है, तो बाय डिफ़ॉल्ट होटल इंडस्ट्री के अंदर जो साबुन से रहेगी वो किसकी रहेगी बेटा? वो भैया ITC की रहेगी, वो भैया ITC की रहेगी। तो ITC का जो FMCG सेक्टर है वो होटल इंडस्ट्री को, होटल्स वाले सेक्टर को माल सेल कर रहा है, ये हो गया इंटरनल ट्रांसफर, कंपनी के अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो भैया ये सेल जो है, टर्नओवर जो है, टर्नओवर के अंदर इंटरनल ट्रांसफर भी इंक्लूड होगा। और इसके अंदर बोला है इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन भी अगर आ गई, दिस और
दिस और दिस, ये तीनों में से अगर आप एक में भी बैठ गए ना तो आप रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए हो, आप रिपोर्टेबल सेगमेंट हो चुके हो। इसमें इसमें एक और पॉइंट है कि आपने जो रिपोर्टेबल सेगमेंट बताया है ना, आपने जो रिपोर्टेबल सेगमेंट बताया है वो टोटल 75% ऑफ द रेवेन्यू अलग से रिपोर्ट करना चाहिए। यानी अगर आपका 100 करोड़ का रेवेन्यू है तो 75 करोड़ से ज़्यादा ऐसा सेगमेंट में दिखना चाहिए, सेगमेंट में बाइफरकेशन होना चाहिए। आपने जो सेगमेंट में सेगमेंट्स कवर की है, जो सेगमेंटल में सेगमेंट कवर की है, वो टोटल सेगमेंट क्या होना चाहिए, मिलके 75% होना चाहिए। मतलब ये पॉइंट नहीं समझा हमको। जैसे मेरे 20 यूनिट है, 20 अलग अलग यूनिट है, हर एक का टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, बराबर। तो टोटल 20 यूनिट का टर्नओवर कितना हुआ बेटा बताओ तो भैया? 100 करोड़ हुआ, 20 × 5। 100 करोड़ का 10% कितना होता है भैया? तो 10 करोड़, 10 करोड़ हुआ। तो भैया सारी मेरी जो सेगमेंट है उन सब का प्रॉफिट 10% से नीचे है, तो कोई भी मेरे को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा। देन इन केस में क्या होगा, आपको मिनिमम 75% अपना रेवेन्यू ऐसा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो आपको भले ही 10% से कम भले ही किसी में टर्नओवर, किसी में एसेट हो, किसी में प्रॉफिट हो, स्टिल आपको उसको एक रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाना पड़ेगा और उसको सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ेगा। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट वेदर टू कंसिडर कॉस्ट और ट्रांसफर फॉर इंटरनल ट्रांसफर। जब इंटरनल ट्रांसफर करते हो ना, जो आईटीसी का FMCG जो साबुन बनाने वाला जो ब्रांड है, वो ब्रांड अगर अपने होटल इंडस्ट्री को कुछ सेल करे इंटरनल ट्रांसफर, तो वो काय पे होगा? कॉस्ट पे होगा या ट्रांसफर प्राइस पे होगा? बोलते हैं कि आप कोई भी प्राइस ले सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी प्राइस ले सकते हो। सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, जो भी आप प्राइस ले रहे हो आपको उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। यानी ऐसा नहीं एक साल फॉलो किया, एक साल फॉलो नहीं किया, आपके ऊपर है। आपको कॉस्ट पे बेचना है, कॉस्ट से ज़्यादा मार्केट प्राइस में बेचना है, आपको लॉस में बेचना है, जिसमें बेचना है बेचो, हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ एक मतलब है कि वो चीज़ आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी पड़ेगी। बस इतनी सी थ्योरी है, फटाफट लिख लीजिए थ्योरी, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके सम्स की तरफ। और आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखता हूँ अगर कहीं से बता पाऊँ तो। चलिए बढ़ते हैं इसके सम्स पे। A chief accountant of sports limited gives you the following data regarding 6 segment. असेट दी हुई है 40, 80, 20, 30, 20, 20, 10, टोटल कितने कोई 200। रेवेन्यू कितना है 50, 190, 10, 10, 10 का लॉस 30, टोटल आता है लॉस ऑफ 10, 100। सेगमेंट का रेवेन्यू अगर आप बोलेंगे तो 300, 620, 80, 60, 80, 60, टोटल होता है 1200। The chief accountant is of the opinion that segment M and N alone should be reported. Is it justified in his view? तो अब देखिए, सबसे पहले आपका टर्नओवर कितना है, असेट देखते हैं। असेट 200 है, 200 का 10% कितना होता है भैया 20, 200 का 10% क्या होता है 20। अब पहले तो ये बताओ कि भैया 20 या 20 से ज़्यादा, पहले तो ये बताओ 20 या 20 से ज़्यादा, 10% या मोर देन 10%, क्या बोला हुआ है आइए थ्योरी के अंदर, क्योंकि यही पे हम लोग कन्फ्यूज कर देते हैं। भैया बोला हुआ है 10% और मोर, यानी अगर 10% भी हुआ तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो भैया असेट के बेसिस पे ही MNOPQ रिपोर्टेबल हो गए, बराबर रिपोर्टेबल हो गए। बचा कौन आर। तो भैया अब रेवेन्यू या रिजल्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, बट आर के लिए देखना पड़ेगा। देखो रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू कितना बेटा 1200,
1200 का 10% कितना होता है भैया 120। क्या 60 120 से ज़्यादा है? द आंसर इज नो। तो भैया आर जो है वो असेट में तो नहीं बैठ रहा, वो रेवेन्यू में नहीं बैठ रहा। अब देखना है रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या करेंगे भैया? 100 का 10% लेंगे क्या हम? द आंसर इज नो। 100 का 10% लेंगे हम? द आंसर इज नो। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रॉफिट को अलग करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ भैया? 50 प्लस 10 इज 60 प्लस 10 70 प्लस 10 इज 100। और लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 200 का। आर इज अ दोनों में से बड़ा कौन है भैया? प्रॉफिट कितने का है? 100। करेक्ट, वो प्रॉफिट 100 का है। लॉस कितने का है? 200 का है। आर में क्या है? आर में भैया प्रॉफिट आ रहा है आपका 30। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट वाला पार्ट कौन सा है? दिस, ये दो और ये तीसरा। 100 का 10% कितना होता है भैया? 100 का 10% भैया 10 होता है। क्या 30 10 से ज़्यादा? द आंसर इज यस। तो क्या आर को रिपोर्ट करना पड़ेगा? हाँ भैया आर को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो भैया इससे तो सारे के सारे आपका एम से लेके आर तक सारे के सारे रिपोर्ट करना जरूरी हो गए। जी भैया। तो क्या हमारा ये बोलना कि भैया यानी इस अकाउंटेंट का ये बोलना सिर्फ एम एन अलोन ही हमको रिपोर्ट करने पड़ेंगे जस्टिफाई? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। Since all the segments are covered in at least one of the following criteria, segment has to be covered reported upon accordance to AS 17 has the chief accountant is wrong। आपको सारी चीज़ों को सारे क्राइटेरिया को मेंट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। अ कंपनी हैज़ इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइस ऑफ चार्जिंग कॉस्ट लेस 10%। जो भी हमारा कॉस्ट है, अगर हमारा कॉस्ट 100 रुपया है तो हम लोग 10% डिस्काउंट यानी 90 रुपये में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। मार्केट प्राइस आर जनरली 25% अबव कॉस्ट। मार्केट में हम लोग कॉस्ट के ऊपर 25% बेचते हैं। इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी करेक्ट? मैंने यही भी आपको बताया। ट्रांसफर के लिए कोई भी पॉलिसी आप अडॉप्ट कर सकते हो। ट्रांसफर के लिए आप कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हो। वो पॉलिसी प्राइस से कम भी हो सकती है, प्राइस से ज़्यादा भी हो सकती है, या मार्केट प्राइस भी हो सकती है। हमको कोई मतलब नहीं है जब तक वो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। सेम यहाँ पे भी क्या होगा? As per AS 17 segmental reporting requires that inter-segment transfer should be measured on the basis that an enterprise actually used to price this transfer. The basis of pricing inter-segment transfer and may change thereon should be disclosed in the financial statement. Hence, the enterprise may have its own policy for pricing inter-segment transfer and hence inter-segment transfer may be based on cost, below cost और market price। हमको कोई भी इशू नहीं है। However, whatever policy is followed, ये ध्यान से पढ़ना, जो भी पॉलिसी आप फॉलो करेंगे the same should be disclosed and applied consistently. Therefore, in the given case, inter-segment transfer policy may be adopted by the company is correct if followed consistently। अगर आप consistently follow कर रहे हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। Question number 3. Messrs XYZ Limited has series segment mainly X, Y and Z. तो total asset of the company are 10 करोड़। टोटल कंपनी की asset कितनी है? 10 करोड़। सेगमेंट X में कितनी है? 2 करोड़। Y में कितनी है? 3 करोड़। और Z में कितनी है? 5। 2 और 3 5, 5 प्लस प्लस 10। डेफर्ड टैक्स असेट इंक्लूडेड इन असेट्स ऑफ ई सेगमेंट आर। डेफर्ड टैक्स असेट ये होता है AS2 के हिसाब से जो असेट, और हमने पढ़ा था कि भैया असेट में टैक्स वाली असेट नहीं आती है। तो X में कितनी है? 0.5, Y में कितनी है? 0.4 एंड Z में कितनी है? 0.3। द अकाउंटेंट कंटेंडेड दैट ऑल द 3 सेगमेंट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। हमको कमेंट करना है। तो भैया देखो, प्राइमा फेसी 10 करोड़ की असेट है। 10 करोड़ का 10% होता है 10। तो जो भी असेट 10 रुपये के ऊपर है, सॉरी जो भी 1 के ऊपर है वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका असेट 1 करोड़ के ऊपर है वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मेरे केस में सभी 1 के ऊपर है, सभी 1 के ऊपर है। लेकिन इसने क्या बोला? इसने बोला है कि भैया आपको डेफर्ड टैक्स वाली चीज़ को काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो डेफर्ड टैक्स कितना है बेटा? 0.5, 0.4 और 0.3। टोटल कितना होता है? 1.2। 10 में से 1.2 माइनस कर दो, कितना बचता है? 8.8। 8.8 का 10% कितना हुआ? 0.88। तो 0.88 के ऊपर अगर आपका बिजनेस का असेट है, रिपोर्ट का एसेट है, तो आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। देखते हैं ए में कितना है, एक्स में कितना है। एक्स में 2 करोड़ माइनस 0.5 1.5 हुआ। क्या 1.5 0.88 से ज़्यादा है? द आंसर इज यस, रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड क्या होता है? 0.4, 3 में से 0.4 क्या है? तो 2.6 आता है। क्या 2.6 0.88 से ज़्यादा है? हाँ है, तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। और 5 जो है, 5 जेड का जो सेगमेंट है 5 और इसका क्या है? 0.3, तो 4.7 आया। क्या 4.7 0.8 से ज़्यादा है? हाँ। तो भैया वो माइनस करो या नहीं करो, आपका तीनों सेगमेंट रिपोर्टेबल है, आपको तीनों सेगमेंट का रिपोर्ट करना पड़ेगा। यही आपका आंसर होना चाहिए। देखो उन्होंने क्या किया, 8.8 निकाला,
और हर एक सेगमेंट में से 0.5, 0.4 और 0.3 निकाल लिया, लेकिन सारे निकालने के बाद भी 10% के ऊपर आ रहे हैं तो आपको सबको रिपोर्ट करना पड़ेगा। दस ऑल द 3 सेगमेंट होल्ड मोर देन 10% ऑफ टोटल असेट, ऑल सेगमेंट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। आगे, प्रिपेयर अ सेगमेंटल रिपोर्ट फॉर पब्लिकेशन इन डाइवर्सिफाइड लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कंपनी 3 डिवीजन एंड हेड ऑफिस। कंपनी के 3 डिवीजन है और एक हेड ऑफिस है, आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 3 डिवीजन कौन से भैया? फॉरगोइंग शॉप पहला डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन क्या है? ब्राइड बार बीबी, थर्ड क्या है? फिटिंग डिवीजन। तो फॉरगोइंग शॉप जो है वो क्या करता है? सेल करता है ब्राइड बार को यानी दूसरे डिपार्टमेंट को, प्लस डोमेस्टिक सेल इंडिया में भी बेचता है और इंडिया के बाहर भी बेचता है। जो ब्राइड बार है वो फिटिंग डिवीजन को भी बेचता है और एक्सपोर्ट करता है, इंडिया में बेचता नहीं है। और फिटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट करता है मालदीव्स को, वो इंडिया में कुछ भी नहीं बेचता है। कुछ हेड ऑफिस के खर्चे हैं, कुछ फॉरगोइंग शॉप के खर्चे हैं, कुछ ब्राइड बार के खर्चे और कुछ फिटिंग डिपार्टमेंट के खर्चे हैं। प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट हर एक का प्रॉफिट दिया हुआ है। हेड ऑफिस की जो कॉस्ट है जो हमने इसको अलोकेट की है वो दिया हुआ है। इंटरेस्ट कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स असेट दी हुई है, नेट करंट असेट दी हुई है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दी हुई है। आपको क्या करना है? सेगमेंटल रिपोर्ट बनाना है। और सेगमेंटल रिपोर्ट दो तरीके से बनती है, एक तो सेगमेंटल एरिया वाइज, मतलब आपका जो डिवीजन है जैसे इसके अंदर फॉरगोइंग शॉप, ब्राइड बार एंड फिटिंग डिवीजन, और एक बनता है जोग्राफिकल लोकेशन वाइज। जोग्राफिकल लोकेशन वाइज बोले तो इंडिया के अंदर कितना है, इंडिया के बाहर कितना है। बाहर में भैया अब यहाँ पे एक्सपोर्ट कहाँ पे हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है भैया रबाड़ा को, नहीं सॉरी रावंडा को और मालदीव्स को, तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमारा एक हो सकता है डोमेस्टिक सेल, एक हो सकता है एक्सपोर्ट सेल। एक्सपोर्ट सेल में मालदीव्स और एक्सपोर्ट सेल में रवांडा, ऐसे तीन आपके सेगमेंट, दो तरीके से आपका सेगमेंटल रिपोर्ट होगा। एक होगा डिपार्टमेंट वाइज जिसके अंदर फॉरगोइंग शॉप, ब्राइड बार, फिटिंग आएगा, और एक होगा आपका लोकेशन वाइज जिसके अंदर एक्सपोर्ट सेल्स आएगा, जिसके अंदर रवाड़ा आएगा और मालदीव आएगा, और एक होगा जो फॉरगोइंग शॉप का सेल है। तो इस तरीके से आप अपना बना सकते हो। एक बार देखते हैं फटाफट क्या किया इन्होंने। देखिए पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं, डिवीजन में हमने क्या किया देखिए। फॉरगोइंग शॉप जो है वो ब्राइड बार को सेल करती है 4575, और फॉरगोइंग के अंदर हमने लिखा डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट सेल और है इंटर सेगमेंट सेल। तो हम लोग डोमेस्टिक सेल कितना करते हैं बेटा? डोमेस्टिक करते हैं 90, एक्सपोर्ट करता है 6135 और इंटर सेगमेंट क्या है? 4575। इन्होंने क्या किया देखो, डोमेस्टिक 90, एक्सपोर्ट किया 6135, ये हो गया टोटल सेल एक्सपोर्ट वाला। इंटर सेगमेंट सेल इन्होंने अलग से क्यों दिखाया है? क्योंकि यहाँ पे उनको सेल दिखाना था और यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में इंटर सेगमेंट सेल क्या कर दिया? एलिमेंट, क्योंकि इनका सेल हुआ तो किसी का परचेज भी हुआ और पीएनएल में सेल परचेज दोनों क्या हो जाएगा? नलीफाई हो जाएगा, इसलिए वो टोटल में उन्होंने नहीं लिया। समझ में आया बेटा? सेम वे सेकंड डिपार्टमेंट देखते हैं। सेकंड डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक्सपोर्ट किया और फिटिंग डिपार्टमेंट को 45 सेल किया, तो एक्सपोर्ट का 300, इसका 45, जो कि आगे जाके क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। और जो फिटिंग है वो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है मालदीव को 200, तो उसका ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे चीज़ खत्म हो जाती है, टोटल रिजल्ट दिया आपको, सेगमेंट का रिजल्ट आ गया। उसके बाद हेड ऑफिस के खर्चे जो आपने अलोकेट किए हैं, हेड ऑफिस अलोकेशन टोटल कितना हो गया? 72, 36 टोटल हो गया 144, टोटल में आ गया 114 रुपये का प्रॉफिट बचा। इंटरेस्ट माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 98। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो हम जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में असेट भी जो लिखेंगे आप ऐसे बाइफरकेट करके असेट्स और बाइफरकेट करके लायबिलिटी को लिख देंगे। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बनेगी और पीएनएल बनेगा भैया। पहले कैसा? पहला बनेगा आपका डिपार्टमेंट वाइज और बाद में बनेगा कंसोलिडेटेड टोटल। चलिए, और उसके नीचे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एज पर जोग्राफिकल लोकेशन। घर के अंदर कितना सेल हुआ? 90, क्योंकि एक ही जन सेल करता है घर के अंदर, तो दैट इज डोमेस्टिक 90। एक्सपोर्ट में भैया एक्सपोर्ट कहाँ होता है? फॉरगोइंग शॉप का एक्सपोर्ट होता है 6135, बट कहाँ होता है हमको पता नहीं। ब्राइड बार का रपांडा में होता है और इसका मालदीव में होता है। तो एक्सपोर्ट सेल के अंदर हमने बाइफर्केशन किया है, एक्सपोर्ट सेल कंट्री नहीं पता है, यहाँ पे लिखा है रबाडा और अभी देखा है मालदीव। एज पर लोकेशन वाइज हम लोग उसको दे सकते हैं। आगे बोला है माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूसेस बैटरीज फॉर स्कूटर, कार, ट्रक एंड स्पेशलाइज बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स एंड यूपीएस। हाउ मेनी सेगमेंट्स शुड बी मेड एंड वाई? बोलते हैं माइक्रोटेक लिमिटेड करके है जो कि क्या बनाता है? यूपीएस बनाता है,
इन्वर्टर्स बैटरी वगैरह बनाता है। बैटरी आपके स्कूटर में भी लगती है, कार में भी लगती है, ट्रक्स में भी लगती है, और सेम वो बैटरी जो बनाता है वो कभी कभी उसके यूपीएस या इन्वर्टर्स में भी लगती है। तो बोले कितनी आपको सेगमेंट बनाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 2 सेगमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि भैया एक होएगा आपका ऑटोमोबाइल्स, उसकी जो बैटरी की लाइफ है वो डिपेंड करेगा कि यूज़र यूज़ कैसे करता है, रोड की कंडीशन क्या है, करेक्ट, एटमॉस्फेयर वेदर कंडीशन क्या है, बारिश कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता। और दूसरा क्या है, दूसरा आपके यूज़र का इन्वर्टर और यूपीएस का, वो डिपेंड करेगा आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, लाइट कितनी बार जाती है नहीं जाती है, पावर कट कैसा होता है, पावर का रेंज कैसा है। तो दोनों का रिस्क एंड रिवार्ड अलग अलग है, तो हमको बेसिकली 2 डिवीजन बनाना पड़ेगा, एक बनेगा ऑटोमोबाइल्स का और एक बनेगा कंप्यूटर्स का। Therefore, it can be said that Microtech Limited has 2 divisional segment, wise automobiles batteries and batteries for inverters and UPS। अगर आपको देखना है क्या भैया प्रैक्टिकली कंपनीज भी AS17 की रिपोर्टिंग बनाती है, द आंसर इज यस। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गूगल पे जाना पड़ेगा, ITC लिमिटेड की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी 2014-15 की, 2014 या 2015 की, करेक्ट, क्योंकि अभी कैसा हो गया, अभी इंडिया में इंड AS आ गए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए, और ये पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये छोटे लेवल पे अप्लीकेबल होते हैं, बड़े लेवल पे अप्लीकेबल नहीं होते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पे टाइप करना पड़ेगा ITC एनुअल रिपोर्ट ईयर 2015 डाल देना, उसमें आप डाउनलोड करेंगे, नीचे जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह नीचे जाएंगे तो वहाँ पे सेगमेंटेड रिपोर्टिंग आपको दिखेगा, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सेगमेंटेड रिपोर्टिंग करके दिखेगा। चलिए, तो इसके साथ हमारा खत्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। इसके बाद देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, बहुत ही छोटा सा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 भी, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सिर्फ थ्योरी है, उसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं आता है। चलिए